हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अक्टूबर का सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स। ये उसका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें दो और लेक्चर्स आएंगे। फर्स्ट लेक्चर्स में हमने कुछ जो टॉपिक लिए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, क्योंकि ये यूएन के द्वारा किया गया है इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। देन पर्पल रिवोल्यूशन है, ये ग्रीन रिवोल्यूशन जैसी ही चीज़ है। जो जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद बहुत सारे ऐसे कलर्ड रिवोल्यूशन आए जो अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग प्रोडक्ट्स को टारगेट करते थे। जैसे मिल्क रिवोल्यूशन के लिए, मिल्क के क्षेत्र के लिए वाइट रिवोल्यूशन आया है, वैसे ही पर्पल रिवोल्यूशन देखें हम आगे चल के इसमें क्या क्या है। पीएम डिवाइन यानी कि इसमें डीईवी से डेवलपमेंट है, एनई से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पीएम फॉर प्राइम मिनिस्टर। देन 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है। एक ऐसा विलेज है इंडिया में जिसको पहली बार इंडिया के अंदर कोई ऐसा विलेज है जिसको 24/7 सोलर पावर दिया जा सकता है, राइट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ऐसे इंडेक्स कोई भी आते हैं तो वो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड फॉरेक्स रिजर्व, ये फॉरेक्स रिजर्व तो वैसे फर्स्ट टाइम इंडिया का काफ़ी बढ़ा था, लाइक 600 बिलियन से ऊपर चला गया था, डॉलर 600 बिलियन से ऊपर चला गया था। पर अभी ये फिर से नीचे आ गया है, पर वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कितना नीचे आ गया है। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी हमें फॉरेक्स रिजर्व के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए, राइट। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये कुछ ये आईएमएफ रिलीज करता है इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज सेकेंड वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, राइट। ये है, ये ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन ने इसको किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूनाइटेड किसने अगर कंडक्ट किया है तो ये यूनाइटेड नेशन ने किया है, राइट। जो इसका लोकेशन है वो कहाँ पे हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये इंडिया में हुआ है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और यूएन ने किया था, दैट ये वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हैदराबाद में ये हुआ है, राइट। ये जो कांग्रेस है वो हैदराबाद में हुआ है। इसका जो थीम है, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है ना। ये पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, वो क्या किस फील्ड में कर रहे हैं जस्ट अभी देखेंगे। वैसे इसके नाम से पता चल रहा है जियो स्पेशल के बारे में बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली जियोलॉजी और अर्थ के बारे में कुछ कुछ बातें हो रही होंगी, राइट। ये 2022 का कांग्रेस है जो हर 4 साल के बाद होता है ये। और जो फर्स्ट है वो चाइना में 2018 में हुआ था ये, राइट। और ये सेकेंड है उसका, तो ये 2022 में हुआ है सेकेंड, राइट। जो ऑब्जेक्टिव है उसका, एनहांसिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स एंड रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स इन जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कैपेसिटीज। यानी कि जो जियोलॉजी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जियो इन्फॉर्मेशन, उसके उसको शेयर करने के लिए, यानी यूनाइटेड नेशन अगर कंडक्ट करवा रही है तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, और वो एक ऐसे कह सकते हैं कि एक डेटा पूल बनेगा जो बाकी सारी कंट्रीज उसको शेयर कर सकती हैं, अपना इंफॉर्मेशन, अपनी एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर कर सकती हैं। तो इसलिए ऐसा एक कांग्रेस बनाया गया है, राइट। व्हाट इज जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर कुछ ऐसे 4-5 टेक्नोलॉजी हैं। उसके जो जो सिस्टर टेक्नोलॉजीज हैं वो ऐसे कह सकते हैं, रिमोट सेंसिंग, उसके बाद जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीएनएसएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सर्वे एंड 3D मॉडलिंग। तो यानी जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसकी मैपिंग से रिलेटेड जितने भी साइंसेस हैं उस सबसे रिलेटेड जो डेटा होगा वो यहाँ पे जो कांग्रेस हुआ है उस वहाँ पे डेटा की शेयरिंग होगी, एक्सचेंज होगा, और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमें नोटिस करने लायक है वो ये है कि ये हैदराबाद में हुआ है, ये सेकेंड टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम चाइना में हुआ था, हर 4 साल के बाद ये होता है और यूएन कंडक्ट करवाती है इसको, राइट। आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज पर्पल रिवोल्यूशन, राइट। अब ये क्या है कि पर्पल रिवोल्यूशन है जो इसे पहले तो ये परफ्यूम, इसको हम सीधे कह लेते हैं कि परफ्यूम, सॉरी, परफ्यूम से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब हम क्या है, बहुत सारा परफ्यूम हम बाहर से खरीदते हैं जो कि इम्पोर्टेड होता है, तो उसको हम इंडिया में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, उसके लिए ये स्कीम लाई गई है, राइट, पर्पल रिवोल्यूशन। अब ये है क्या कि इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये CSIR एक्चुअली एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही काम करती है, राइट। और ये ही CSIR ने ही ये जो इनिशिएटिव है वो इनिशिएट किया है। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लेवेंडर लेवेंडर एक प्लांट है जिसकी खेती करी जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो CSIR उसको फंड करेगा, उसमें लोगों को फ्री में जो प्लांट्स दिए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के 20 ऐसे नहीं, इसके जम्मू कश्मीर के एक्चुअली टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके अंदर सारी जगहों पे ये खेती ऑलरेडी की जा रही है, पर इसको और इम्प्रूव करने के लिए CSIR ऐसा इनिशिएटिव ले रही है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको लीड कर रही है, राइट। देन हम देखते हैं कि लेवेंडर ऑयल का, इसका क्या क्या, लेवेंडर का यूज़ क्या है। तो अगर लेवेंडर की खेती हो रही है
तो उससे जो फ्लावर्स निकलेंगे और उससे जो लीव्स होंगी उससे क्या फ़ायदा होगा। तो फिर सबसे पहले जो उसका जो ऑयल होता है लेवेंडर ऑयल, दैट इज़ वेरी कॉस्टली, ₹10,000 पर लीटर, 10,000 रुपये पर लीटर के कॉस्ट से वो बिकता है मार्केट में, उसकी प्राइस है। तो ये एक बहुत ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसकी खेती जो करता है उसके पास काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्कोप है। देन लेवेंडर वाटर जो है वो अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोसोल है जो इसके पत्ते फूल इनको जो डिस्टिल करके सोप और रूम फ्रेशनर में इसका यूज़ कर सकते हैं। लेवेंडर तो आपने सबने देखा ही होगा कि कैसे हम रूम फ्रेशनर वगैरह में ये परफ्यूम जो है लेवेंडर वो हम यूज़ करते हैं। जैसे एक सिंपल सी जो वॉशरूम में हम जो लगाते हैं एक एक टिकिया आती है, वो उसके उसमें भी लेवेंडर का फ्लेवर आता है, राइट, वो परफ्यूम आती है उसके अंदर, राइट। वो मुझे याद नहीं आ रहा, ओडोनिल, सॉरी, यस, ओडोनिल। ओडोनिल जो हम अपने वॉशरूम में यूज़ करते हैं उसके अंदर भी लेवेंडर वाला फ्लेवर आता है, राइट। नाउ ये है पीएम डिवाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पीएम डिवाइन आप समझिए कि सपोज ये हमारी इंडिया है ऐसे, राइट, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है और यस, तो यहाँ पे है म्यांमार, इधर यहाँ पे बांग्लादेश है, ऐसे हम जस्ट एक रॉ मैप लेते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान है, राइट, ऐसा ही यहाँ पे श्रीलंका है। अब क्या है कि यहाँ पे ये जो पतली सी नली है जिससे हम इंडिया से मतलब इंडिया के मेन लैंड से होते हुए हम ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाते हैं, ये जो पतली नली है इसको कहते हैं चिकन स्नेक, चिकन स्नेक, क्योंकि ये बहुत पतली सी है और इस तरफ पे जो ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वो मुर्गे के गर्दन की तरह है, मुर्गे के सिर की तरह, दैट्स इट इज कॉल्ड चिकन स्नेक। और ये पूरी जो बॉडी है वो ऐसे ऐसे दिखता है कि वो मुर्गी चल रही है ऐसे, और चिकन स्नेक की तरह। तो इस एरिया को जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है उसको चिकन स्नेक कहते हैं। और अभी आपको मैं कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि दिस चिकन स्नेक इज हाउ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट दिस दिस पर्टिकुलर एरिया इज, राइट। अभी हुआ क्या है कि जो बजट है हमारा 2022-23 का, इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको डेवलप करने के लिए 6,600 करोड़ की फंडिंग दी गई है, राइट। और ये एक इनिशिएटिव है पीएम डिवाइन, यानी कि पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, और डिवाइन डीईवी यानी कि डेवलपमेंट, और ये है NE मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ये डेवलप करने की बात हो रही है। अब इसमें मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं ये जस्ट बताना चाहता हूँ कि इंडिया की एक्टिस्ट पॉलिसी क्या है। अब ये हमारी इंडिया है, ये ऐसे हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड है क्योंकि इसका जो टेरन है वो काफ़ी माउंटेनियस है, हिली रीजन है, उसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर जो इधर के जो एरिया है इंडिया की, उसकी जो डेवलपमेंट है उसके कंपैरिजन में यहाँ वाली जो डेवलपमेंट है वो इतनी डीप नहीं है, डेवलपमेंट वहाँ पे काफ़ी शैलो डेवलपमेंट है। अभी ट्रेन काफ़ी टाइम पहले वहाँ पे ट्रेन फर्स्ट टाइम वहाँ पे पहुंची है मेघालय में, राइट। ये वहाँ पे लेवल है डेवलपमेंट का वो काफ़ी कम है, राइट। प्लस यहाँ पे जो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं, जो नागा मूवमेंट है वो चलते रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर वो उतनी नहीं है। तो उसको वहाँ पे डेवलपमेंट हो और लोग जो है यहाँ के जो लोग हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, वो इंडिया के मेन स्ट्रीम से जुड़ जाए, यहाँ की इकोनॉमी से जुड़ जाए, इसके लिए यहाँ पे इनिशिएटिव ऐसे लिए जाते हैं, राइट। तो ये पीएम डिवाइन जो है वो उसी का पार्ट है। नाउ इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, अब यहाँ पे है म्यांमार, यहाँ जस्ट मैंने मेंशन किया म्यांमार है, और यहाँ की और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सारा जो थाईलैंड वगैरह सब, सिंगापुर वगैरह सब इधर ही आ जाता है। तो यहाँ से अगर सपोज इंडिया को अगर हम वेस्ट की तरफ जाने, अगर हम पाकिस्तान से वेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करें तो बीच में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोड़ा बनता है, ठीक है ना। इंडिया जो एक टाइम में जो 19 सेंचुरी के एंड में यानी 1800 में जब इंडिया ट्रेड में इंडिया का जो ग्लोबल जो शेयर था दैट वाज अराउंड 1500, 25%, मतलब 1%, सॉरी 1/4 जो ग्लोबल ट्रेड में शेयर था वो इंडिया का था अराउंड 1700 के 18 सेंचुरी के स्टार्ट में, यानी 1700 के स्टार्ट में इंडिया के पास जो वर्ल्ड ट्रेड जो शेयर था दैट वाज 25%। पर उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे ब्रिटिश ने रूल किया, राइट। और उसके बाद ब्रिटिश के रूल के बाद जब यहाँ से वो 1947 में गए हैं तो दैट शेयर केम डाउन टू 1.5%, राइट। अब इसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि इंडिया को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड में जो शेयर है वो घट के हो गया है 25% से 1.5%। आप समझ सकते हैं कि इंडिया को कितना लूटा गया है, राइट। ये तो हालत है।
अब उसके बाद जब यहाँ से ब्रिटिश गए तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इधर बना दिया एक पाकिस्तान, इधर भी बना दिया पाकिस्तान, जो बाद में 1971 में बन गया है बांग्लादेश। तो पाकिस्तान पाकिस्तान जो बन गया फिर से बांग्लादेश। अब ना इंडिया वेस्ट को मूव कर सकता है ना ईस्ट को मूव कर सकता है, क्योंकि वेस्ट को मूव करेगा तो यहाँ पाकिस्तान है वो लैंड से जाने नहीं देगा ट्रेड के लिए। तो अगर हम इधर जा सकते तो इधर अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, तो हम आसानी से यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे इन सारी कंट्रीज से। ऊपर यहाँ पे मिडल ईस्ट है, तो इन सारी कंट्रीज में हम ट्रेड कर सकते थे, राइट। पर हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो गया, तो हमें क्या सी रूट से जाना पड़ता है, जो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमने अफगानिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, इराक है, और यहाँ से हमने फिर क्या किया है कि चाबहार पोर्ट बनाया है हमने ईरान में, राइट। तो ईरान में जो हमने चाबहार पोर्ट बनाया है उसकी वजह से हम वापस यहाँ से ट्रेड करके और हम यहाँ से थ्रू अफगानिस्तान हम अंदर जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया के बाकी सारी कंट्रीज में जा सकते हैं, राइट। पर इससे दिक्कत हमें ये है कि हमें ये काफ़ी सारा जो चाबहार पोर्ट है वो ईरान में, उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो चाबहार पोर्ट जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं हम। और ईरान की जो पॉलिटिकल जो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो अक्सर चेंज होती रहती है, राइट। तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान से हमें एक्सेस मिल जाता तो हम आसानी से मूव कर सकते थे। सेम वे अगर हम वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे अगेन बांग्लादेश है, पर हमारे पास यहाँ पे एक लैंड कॉरिडोर है, ठीक है ना, जो कि चिकन स्नैक से होके हुए जाता है वो नॉर्थ ईस्ट को, और फिर नॉर्थ ईस्ट से हम बाकी सारे म्यांमार से होते हुए दूसरे कंट्रीज में जा सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसको डेवलप करना इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास वेस्ट में मूव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हम ईस्ट में आसानी से मूव कर सकते हैं थ्रू लैंड, और सी के थ्रू तो मूव कर ही सकते हैं। तो ये अगर हम ये वाला एरिया अगर हम डेवलप करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको इजीली ट्रेड मिल जाएगा, उनको जॉब मिल जाएगा, उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अच्छी हो जाएगी, तो इनका भी फायदा है, प्लस पूरी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सिचुएशन बनेगा, राइट। तो इसलिए ये इनिशिएटिव ली जाती है, राइट। अब ये चिकन स्नैक का जो इम्पोर्टेंस मैं बता रहा था वो आपको याद होगा, जब शाहीन बाग जब प्रोटेस्ट चल रहा था सीएए के अगेंस्ट, उस समय शर्जील इमाम नाम का एक आदमी है, शर्जील इमाम, ठीक है ना। इसने शाहीन बाग के स्टेज पे चढ़ के माइक पे आके कहा था कि हमें देश के मुसलमानों को एक करके और चिकन स्नैक को है वो कट कर देना चाहिए, यानी से उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। अब जब भी ऐसी बात होती है तो उससे आपको 1971 का जो वॉर था बांग्लादेश में, यानी कि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ उस समय को याद करना चाहिए कि उस समय कितने लाखों लोग मारे गए थे, जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो चाहती थी कि बांग्लादेश को उसको सप्रेस करके उसको अपने अंडर रखे। ये जो चिकन स्नैक को कट करने की बात है ये उसी तरह की मेंटालिटी की बात है। अगर इसको सप्रेस नहीं किया गया तो ऐसे फिर से जो जो वाइड स्प्रेड जो ब्लड बात है वो हो सकता है, राइटिंग हो सकती है, राइट्स हो सकता है, मास रेप हो सकता है, मर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, राइट। तो इसलिए अभी सरजील इमाम तो थैंकफुली अभी जेल में है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये इस लेवल तक जो हमारा चिकन स्नैक है उसकी ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से पूरा इंडिया जो है वो कट जाएगा नॉर्थ ईस्ट से, राइट। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अब पीएम गति शक्ति क्या है, तो पीएम गति शक्ति इसी इनिशिएटिव को, यानी पूरे इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आगे बढ़ाया जाए, दैट इज पीएम गति शक्ति, राइट। तो पीएम गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। तो इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसको डेवलप करने की बात चल रही है, राइट। इट इज इंडियाज लैंड ब्रिज टू म्यांमार। ऑब्वियसली जो हमें म्यांमार पे अगर पहुंचना है तो इंडिया की लैंड ब्रिज है वो एक्चुअली इंडिया की नॉर्थ ईस्ट ही है, राइट। अब एक चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है जो 15 फाइनेंस कमीशन है, वो ये है कि 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ डेटा है, जैसे कि इसके जो चेयरमैन है वो एन के सिंह है, यानी कि नंद किशोर सिंह है। तो इनको एन के सिंह भी कहा जाता है, नंद किशोर सिंह भी कहा जाता है। जो फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर 5 मेंबर होते हैं, एक होता है चेयरमैन और 4 होते हैं मेंबर्स। 4 में से 2 होंगे परमानेंट और 2 होंगे टेम्पररी या फिर पार्ट टाइम कह सकते हैं। तो जो फुल टाइम मेंबर्स है वो शक्तिकांत दास है, अनूप सिंह है। शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के प्रीवियस गवर्नर है, फॉर्मर गवर्नर है। और पार्ट टाइम जो मेंबर है रमेश चंद एंड अशोक लाहिरी। तो आपको ये 5 नाम ये ध्यान में रहना चाहिए एग्जाम हॉल में जाने के पहले। तो आप ऐसे इन चीज़ों की नोट्स बना लिया करो छोटे छोटे, ताकि इसको आसानी से याद रखा जा सके, राइट। तो ये 5 नाम है, उसमें से ये नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंद किशोर सिंह यानी कि एन के सिंह, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि इंडिया के अंदर जो स्टेट कंट्री यानी कि सेंटर के पास जो टैक्सेस है उसको फिर जो टैक्स की मनी है जो कलेक्ट होती है पूरे इंडिया से
वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेन काम है वो जो फाइनेंस कमीशन का काम होता है, राइट। देन हम इंडिया की फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज की बात करेंगे। ये एक्चुअली गुजरात में है, जो इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है। 24/7 वहाँ पे 24 घंटे सोलर लाइट मिलेगी। सोलर लाइट से एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्योंकि सोलर लाइट तो दिन में आता है, तो उसको स्टोर करके बैटरीज में, और हम उसको फिर रात में प्रोवाइड कर सकते हैं। ये है इंडिया की फर्स्ट विलेज, ये जो कि है गुजरात में, और वो विलेज का नाम है मोधेरा। मोधेरा अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मथुरा में एक सन टेम्पल भी है, और इस सन टेम्पल को बनवाया था किंग भीमावन, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे, जो कि 11th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में बनवाया था किंग भीमावन चालुक्य डायनेस्टी। आपको ये सन टेम्पल ये जस्ट ऐसा दिखता है, और रात में इसकी ब्यूटी और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक जस्ट मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये जो आप सिमेट्री देख रहे हो स्टेयर्स की, ये 11th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में 11th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में लोगों ने बनाया है, और ओबियसली इसको बनाने में कुछ 40-50 ईयर्स भी लगे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि उस समय ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी अभी हमारे पास है, पर फिर भी उनको ज्योमेट्री की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, तभी वो इतनी 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 सिमेट्रिक तरीके से वो स्टेयर्स जो है, और ये जो वाटर है इसके अंदर भी ऐसे स्टेयर्स हैं बने हुए, जो कि हमें यहाँ पे ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को भी ज्योमेट्री की कितनी अच्छी नॉलेज रही होगी, राइट। अब हम देख लेते हैं इंडिया के अंदर और भी जो स्टेट्स हैं उसमें सोलर पावर की क्या स्टेटस है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है सोलर पावर की, सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड नंबर पे कर्नाटका है, एंड फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु है, राइट। फिफ्थ नंबर की बात करें तो यहाँ पे तेलंगाना है। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिसकी रैंकिंग आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ताकि ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सोलर कैपेसिटी इंडिया में किस स्टेट की है, तो राजस्थान फर्स्ट, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। कुछ इंडिया के टारगेट्स हैं जो कि सोलर पावर के फील्ड में इनको अचीव करनी है। जैसे 2022 के एंड तक 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी है, वो बाय एंड ऑफ 2022 ये इनको अचीव करना है। देन 500 गीगावाट जो है वो 2030 तक इनको अचीव करना है, जो ये एक टारगेट है इंडिया की, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये एक हमें जस्ट इसमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। लाइक 2022 में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 40th नंबर या 40वां नंबर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो इसको रिलीज करती है। इंडिया की जो रैंकिंग थी 2021 में 46 थी, 46 से अभी 40 हो गई है, और ये 2015 में ये 81st थी। जो थीम है इस बार की वो है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। तो ये इसकी थीम है। जो सॉरी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं बता रहा हूँ, और उन्हीं को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे याद रखने का रोल बहुत ज़्यादा होता है इन एग्जाम्स में, तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी, राइट। देन फॉरेक्स रिजर्व की बात आती है। फॉरेक्स रिजर्व एक आपके इकोनॉमिक सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो उसको उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहले बात यह है कि फॉरेक्स रिजर्व का जो इन्वेंट्री होल्डर है वो होता है आरबीआई के पास, राइट। आरबीआई इज द इन्वेंट्री होल्डर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहली बात हमें पता होनी चाहिए, तो ये आरबीआई के पास होगा, राइट। जो सेकंड थिंग वो ये है कि आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, क्या फॉरेक्स रिजर्व सेम चीज़ है। अब जो कॉम्पोजिशन है फॉरेक्स रिजर्व का, उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है, ये जो यानी कि जो फॉरेन करेंसी हमारे पास जैसा डॉलर हो सकता है, या फिर हम किसी और कंट्री से ट्रेड करते हैं तो वो दूसरी करेंसी भी हो सकती है, पर मोस्टली हमारे पास डॉलर होता है। उसके बाद गोल्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो फॉरेन रिजर्व है हमारा, उसके अंदर हम गोल्ड भी रख सकते हैं, फॉरेन करेंसी भी रख सकते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी होते हैं, और रिजर्व ट्रांसपोजिशन या आरटीपी और एसडीआर, ये दोनों आईएमएफ से रिलेटेड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है कि वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड है वो, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज जो है वो ट्रेड करती हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उनके बीच में, अब जैसे एक कंट्री के अंदर 2 स्टेट अगर आपस में ट्रेड कर रहे हैं, सपोज कोई स्टेट है, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि केरल से रबड़ जाना है। रबड़ जो है बिहार नहीं, केरल से रबड़ जो है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अगर जाना है, तो 2 स्टेट मिलकर ट्रेड कर लेंगे। उसके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट देख लेगी, या फिर सेंटर उसमें इंटरवीन कर सकती है। पर अगर हमें कंट्री सपोज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड करना है, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड करना है, तो उसके लिए कौन बीच में इंटरवीन करेगा, तो दैट इज आईएमएफ। आईएमएफ ये ध्यान रहता है कि इनके बीच में जो ट्रेड हो, फॉरेन एक्सचेंज जो हो वो स्टेबल हो, और
ट्रेड वो स्मूथ चले, ये मेन काम है आईएमएफ का, राइट। अब आईएमएफ में क्या है, अलग अलग कंट्रीज जैसे जैसे आईएमएफ को ज्वाइन करती हैं तो उसको एक कोटा दिया जाता है, कोटा, ठीक है ना। और ये कोटा डिपेंड किस करता है, किस चीज़ पे करता है, मेनली जीडीपी पे। जो जीडीपी जितनी बड़ी होगी उसका कोटा उतना बड़ा होगा, जीडीपी पे। फिर दूसरी चीज़ होती है कि इकोनॉमी की ओपननेस कितनी है, वो कितनी ईजिली वहाँ पे ट्रेड के लिए अवेलेबल है वो कंट्री। तो ये सारी चीज़ें, कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें जो ये कोटा डिसाइड करती है। जो मेन चीज़ है वो जीडीपी है, राइट। अब जितना बड़ा कोटा होगा उस कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उतने ही ज़्यादा। आरटीपी वो होता है कि कंट्री, हमारे पास जितना फॉरेन एक्सचेंज है और जितना हमारा एसडीआर का कोटा है उसके बीच में जो गैप है उसको आरटीपी कहते हैं, यानी रिजर्व ट्रांसपोजिशन कहते हैं, राइट। हम शॉर्ट में इसको इतना ही अभी समझेंगे, वरना ये लंबी टॉपिक है जिसको हम अलग से आईएमएफ के टॉपिक में कवर कर सकते हैं, राइट। और फॉरेन एक्सचेंज जो किसी कंट्री की होती है वो होती है, फॉरेन एक्सचेंज होती है किसी कंट्री की, वो टोटल होती है फॉरेन करेंसी एसेट, जो कि हमारे पास, हमने जस्ट यहाँ पे देखा, कोई भी करेंसी हो सकती है, डॉलर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। गोल्ड, देन एसडीआर एंड आरटीपी, यानी कि ये चारों का सम। देन एसडीआर, जस्ट एसडीआर जो क्या है, अब एक्चुअली क्या है कि सपोज इंडिया को एक सर्टेन पॉइंट पे कुछ पैसे चाहिए, कुछ दूसरे करेंसी की जरूरत आ जाती है। सपोज डॉलर ही चाहिए क्योंकि हम डॉलर में ट्रेड करते हैं तो हमें डॉलर चाहिए। तो एक्स्ट्रा डॉलर हम कहाँ से लाएंगे, जरूरत पड़ जाए अगर तो, क्योंकि डॉलर से अगर हमारे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए डॉलर तो हम कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हम आईएमएफ चाहेंगे और हमारा जो कोटा है वो उस कोटे तक हम पैसा वहां से ले सकते हैं, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो, वही एसटीआर जो है वो कोई करेंसी नहीं होती है और उससे हम कुछ खरीद नहीं सकते इनडायरेक्टली। पर हम उतना, वो जो हमारा कोटा है उस कोटे तक हम वहां से करेंसी ले सकते हैं, अपनी करेंसी दे करके हम वहां से उनकी उनकी करेंसी ले सकते हैं, राइट। ये होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। अब एसटीआर में जो स्पेशल ड्राइंग राइट, उसमें कौन कौन सी करेंसी अवेलेबल है, वो एक मार्केट है कि वहां से आपको चाहिए करेंसी तो आप ले सकते हो। तो उस मार्केट में कौन कौन सी करेंसी अवेलेबल है, तो उसमें डॉलर अवेलेबल है, यूरो यानी यूरोपियन यूनियन की, जापान की करेंसी यानी कि येन, और पाउंड स्टर्लिंग यानी कि यूके, और चाइनीज। अब ये वही सारी कंट्रीज है जिनकी जीडीपी बहुत स्ट्रांग है, वही उन्हीं की करेंसी उस एसटीआर की बास्केट में होती है। ऑब्वियसली जिनकी करेंसी स्ट्रांग होगी वही करेंसी लोगों को चाहिए होगी, वरना पाकिस्तानी रुपया लेके लोग क्या ही करेंगे, है ना, वो भिखारी कंट्री है, ठीक है। तो ऐसा है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज जितना हमारा बड़ा होगा हमारा ट्रेड उतना ही स्टेबल होगा, हमारी करेंसी, हमारी जो हमारा इंटरनल इकोनॉमी भी है वो भी काफ़ी स्टेबल होगी। सपोज हमारे को तेल चाहिए और हमें डेवलपमेंट करना है, हमें बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, तो ऑब्वियसली हमारे को पेट्रोलियम चाहिए, हमें नेचुरल गैस चाहिए। उसको खरीदने के लिए हमारे को चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि हम रुपए में तो ट्रेड करते नहीं किसी कंट्री से, यानी कि तेल तो हम खरीदते नहीं रुपए में, उसके लिए हमारे को डॉलर चाहिए। तो इस तरीके से जितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमारा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना हमारे को ट्रेड करने में ईजी होगी और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वर्ल्ड के अंदर ऐसे काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिया के आखिर फॉरेन एक्सचेंज में प्लेस कहाँ पे है। सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है चाइना के पास, ठीक है ना, 3222। ये कब का है, ये है जून 4 2021 का है डेटा, ठीक है ना। चाइना की सबसे ज्यादा है 3222। उसके बाद नेक्स्ट पे है जापान, थर्ड नंबर पे है स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे है रशिया एंड फिफ्थ पे है इंडिया। ना इंडिया और रशिया में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, इंडिया बहुत जल्दी रशिया को भी सरपास कर देगा, राइट। उसके बाद ये इंडिया का कुछ ऐसे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने का जो ग्राफ है वो ऐसा है कि 1991, अप्रैल 1991 में जब इंडिया की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, जिसके बाद इंडिया की इकोनॉमी जो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी उससे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह शिफ्ट हो गई थी। इंडिया ने आईएमएफ ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद आईएमएफ ज्वाइन नहीं किया था, इनफैक्ट आईएमएफ से लोन लिया था और वहाँ पे अपना गोल्ड जमा किया था, वहाँ से लोन लिया था, क्योंकि हमें पता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा होता है उसके अंदर गोल्ड भी होता है। तो इंडिया ने बहुत सारा गोल्ड वहाँ पे गिरवी रख के वहाँ से लोन लिया था, तब जाके यहाँ पे इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा था और हमारे पास कुछ तेल वेल खरीदने के लिए पैसा आया था। 3.6 बिलियन से लेकर के अभी हमारे पास 605 बिलियन है। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इन लास्ट 91 से लेकर के अभी 10 साल उधर और 20 साल इधर, 30 साल, अंडर 30 ईयर्स के पास हमारे पास इतना गुना बढ़ा है। 477 नहीं, ये तो यहाँ पे है कुछ 477, मार्च 2020 में हमारे पास 477 थे। ये तो कुछ 600 बिलियन डॉलर का डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, राइट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो आईएमएफ रिलीज करता है, यानी कि वही आईएमएफ जिसके बारे में अभी जस्ट पढ़ रहे थे। तो ये जो रिपोर्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जस्ट ये कौन रिलीज करता है, क्योंकि जो मेजर क्वेश्चन इससे बनता है वो ये होता है कि आईएमएफ, सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन रिलीज करता है। योर आंसर इज आईएमएफ। तो पहला तो ये हो गया।
सेकंड, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये करता क्या है। तो ये फोरकास्ट करता है कि कौन सी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो कितनी रहेगी। तो इसने कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो 7.4 से घट के 6.8 रहेगी 2022 में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, राइट, इसमें 6.8 रहेगी इंडिया की। अच्छी बात यह है कि इंडिया की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ पे 6.8 होने के बावजूद भी इंडिया की सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, यानी इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है अभी वर्ल्ड के अंदर आफ्टर कोविड। ठीक है, ये है 2023 में ये 6.1 तक पहुंच जाएगी। ग्लोबल सिनेरियो ये है कि बाकी सारी कंट्रीज में ग्लोबल रिसेशन की बातें चल रही है, क्योंकि उनके जो डिमांड है और सप्लाईज है वो मीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे रिसेशन जैसी स्थिति बन रही है, राइट। तो इंडिया इसमें सबसे आगे है। ये थे हमारे आज के वीडियो। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, ये फर्स्ट लेक्चर था। 2 लेक्चर और आएंगे, उसमें हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू सून।